साथियों, आज हम सदी के महत्वपूर्ण कवियों के श्रृंखला में देवी प्रसाद मिश्र जी के साथ हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में जन्मे देवी प्रसाद मिश्र जी हिंदी के सुपरिचित कवि और लेखक होने के साथ साथ अपनी कविता में विविधता लाने वाले जो वे विषय वस्तु की जो वे भाषा में भी, मुहावरों में भी नए नए प्रयोग करते हैं, वो विशेष रूप से उनकी कविताओं के लिए उल्लेखनीय है। भारत भूषण अग्रवाल सम्मान से आप सम्मानित हैं। देवी प्रसाद मिश्र अपनी पीढ़ी के उन विरल कवियों में शायद सबसे आगे हैं जिन्होंने तर्क की उपस्थिति में स्वप्न देखने की कोशिश की। स्वप्न दिखाती, मोह से जोड़ती, लगाव से, जुड़ाव से जोड़ती देवी प्रसाद मिश्र की कविताएं, उनकी दृष्टि जो बड़ी व्यापक है, बड़े विस्तार में है, और उस दृष्टि में स्त्री किस रूप में आती है, ये समुची दुनिया किस रूप में आती है। दरअसल उनकी शैली में जो निष्कपटता है, जो साहस है और अकुंठ प्रतिबद्धता इनकी कविताओं में देखने को मिलता है, यही दरअसल इनकी केंद्रीय धुरी है, ताकत है देवी प्रसाद मिश्र की कविताओं की। उनके पास उम्मीदों के बने बनाए फार्मूले और मॉडल नहीं है, वो किसी फॉर्मेट में कविता नहीं रच रहे होते। इसीलिए उनकी कविताएं, विशेषकर पिछले लगभग 15 वर्षों की सापेक्षता प्रौढ़ कविताएं, फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में देवी प्रसाद मिश्र की कविताएं नहीं देखी जा सकती। एक जारी प्रक्रिया जिसे कहते हैं ना, फिर वही यात्रा सुदूर की, फिर वही खोज भरपूर की। तो देवी प्रसाद मिश्र की कविताएं यात्रा कराती, ऐसा लगता है सतत में है, अपनी प्रक्रिया में है, और वो प्रक्रिया में ही सुख देती हैं। किसी फलागम में पहुंचने की उनको जल्दबाजी नहीं है इन कविताओं को। जीवन दृष्टि उनके लिए कोई जड़ चीज नहीं है। वो सूत्र से सूत्र पकड़ते हैं और एक खोजी मतलब शोध परक इनका जो रवैया है कविता रचने का, वो शोध परक है, और निरंतर एक खोजी प्रक्रिया इनकी कविताओं में जैसे जारी रहती है, सतत रहती है। इनकी कविताओं में निर्भ्रांत, निष्पाप आशावाद नहीं है, बल्कि कुछ कुछ संदेह, कुछ कुछ विश्वास भी है, और भरोसा, फिर टूटना, छूटना, फिर जमाना, है ना, इसका अविराम संघात सा है। मतलब नाउम्मीदी भी है थोड़ी सी, और थोड़ा सा उम्मीद भी है, और ये जूझ और संघर्ष के कवि दरअसल कहलाते हैं। प्रार्थना के शिल्प में इनकी कविता संग्रह विशेष लोकप्रिय रही कविता जगत में, साहित्य जगत में। मैं अपनी पसंद की इनकी 5 कविताओं का पाठ करूंगी, सुधारती हूँ, और इन 5 कविताओं के बहाने हम आज देवी प्रसाद मिश्र जी को चिन्हेंगे, चिन्हित करेंगे। इस सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में इनकी इन 5 कविताओं को निश्चित तौर पर होना ही चाहिए। पहली कविता है, औरतें यहाँ नहीं दिखती। औरतें यहाँ नहीं दिखती, वे आटे में पिस गई होंगी, या चटनी में पुदीने की तरह महक रही होंगी। वे तेल की तरह खौल रही होंगी, उनमें घर की सबसे जरूरी सब्जी पक रही होगी। गृहस्थाश्रम की झाड़ू बनकर अंधेरे कोने में खड़े होकर वे घर नुमा स्थापत्य का मिट्टी होना देखती होंगी। सीलन और अंधेरे की अपठ्य पांडुलिपियां होकर वे गल रही होंगी। वे कुएं में होंगी या धुएं में होंगी, आवाजें नहीं कनबतियां होकर वे फुसफुसा रही होंगी। तिलचट्टे सी कहीं घर में दुबकी होंगी, वे घर में ही होंगी। घर के चूहों की तरह वे घर छोड़कर कहाँ भागेंगी? वे घर छोड़कर कहाँ भागेंगी? चाय पिए यह उनकी ही बनाई है। उसकी नींव में, बुनियाद में, रिश्तों की गर्माहट में, हर स्वाद में, हर आस में, हर प्यास में औरतें ही मौजूद हैं। तो घर की जो केंद्रीय धुरी है, और जिसका इर्द गिर्द जिसका पूरा परिवेश उसका घर है, उसके संबंध हैं, ऐसी औरतें जिनसे रचा बसा है, ये केवल 4 दीवारी या छत का मामला नहीं है, ये बसावट है।
और औरतें उसमें मौजूद हैं। देवी प्रसाद मिश्र की अद्भुत कविता है ये। दूसरी कविता, मरना ठीक होता है लेकिन मरना पड़ता है। मरना ठीक होता है या नहीं, लेकिन मरना पड़ता है। कि जैसे शराब पीनी ठीक है या नहीं, लेकिन पीनी पड़ती है। प्रेम करना पड़ता है और कविता लिखनी पड़ती है। पढ़ता है, पढ़ती है। जिस कवि के बारे में कहा जा रहा है कि वह मर गया, और जिन बंद आंखों के बारे में पता नहीं क्या क्या सियापा किया जा रहा है, उसमें अमर्त्य रहने की गहरी शरारत है। देह कितनी जल्दी बर्बाद और खत्म हो जाती है। इच्छाएं बरसों बाद भी 19वें जन्मदिन की तारीखें बनी रहती हैं। परिपक्व होने की, अभी अभी जवान होने की, सपनों की, उड़ान की, उम्मीदों की 19वें जन्मदिवस की तारीखें बनी रहती हैं। मृत्यु की भी मुक्ति नहीं, मृत्यु की भी मुक्ति नहीं। उसे पुरानी प्रेमिकाओं के टॉप्स पहनकर मंडराना पड़ता है। कवि की अमरता के हठ की इर्द गिर्द क्रांतियां कविताओं में उत्पात करती हैं, लेकिन बस का टिकट और नौकरी की तनख्वाहें पूंजीवाद के टिकट घरों और दफ्तरों में मिलती हैं। और कौन फुटपाथ पर रहेगा और कौन मकान में, और किस मकान में? कौन फुटपाथ पर रहेगा, कौन मकान में और किस मकान में, और कौन कौन अस्पताल में भर्ती होगा और किस, ये नियम फांसीवादी बनाते हैं। या अपराधी या सट्टेबाज या सामंत या माफिया, जो अमूमन जनप्रतिनिधि होते हैं। लेकिन वे कविताओं पर कब्जा कर लेती। बलाओं का पता नहीं, बलाओं का पता नहीं उन्हें पूंजीवाद ने बनाया या मार्क्सवाद ने। बलाओं का पता नहीं, बलाओं का पता नहीं कि उन्हें पूंजीवाद ने बनाया या मार्क्सवाद ने, लेकिन वे कविताओं पर कब्जा कर लेती हैं और उसे 17 साल की छोकरी की तरह भटकाती रहती है, जिसे न राह मिलती है न मकान। कविता तमाम तरह के रसायनों और मोहब्बत और खून में लिथड़ती रहती है, और पता नहीं कि वर्जनाओं के नियम तोड़ती है और कहीं भी भाग जाने के लिए उतावली कर रहती है। 16 और 17 साल की स्त्री की तरह, जैसा वो कहते हैं कि 17 साल की छोकरी की तरह भटकाई जाती है। तो वह कविता तमाम तरह के रसायनों और मोहब्बत और खून में लिथड़ती रहती है, और पता नहीं वर्जनाओं की नियम तोड़ती है और कहीं भी भाग जाने के लिए उतावली रहती है। कहीं भी आग लगा देती है, किसी पर भी गोली चला देती है। नीली और स्याह और रुआसी और बियाबान में सरेराह हाथ देती रहती है। बस उसे वह खड़ खड़ करता ट्रक दिख भर जाए, जिसके पीछे लिखा होता है स्वतंत्रता। साथियों, आजादी किस मायने में कब कहाँ आई, कहाँ उतरी, किनकी होकर रह गई। आजादी कितनों की हम सफर बनी, कितनों की घर औरत बनी, कितनों की रखैल बनकर रह गई। किसके काबू में आई, किसके कब्जे में आई, और किन्हों ने आजादी को मनमाने तरीके से दुहा, अपने अपने ढंग से आजादी को अपने शिकंजे में लिया। पर चिर प्रतीक्षित आजादी जो सबके लिए थी, उम्मीद बनकर आनी थी, स्वदेश स्वावलंबन बनकर आनी थी, वो आजादी कहीं नहीं मिली। वो तो वैसे ही है जैसे ट्रक के पीछे लिखा हो, खड़ खड़ करता ट्रक भर जाए, जिसके पीछे लिखा हो स्वतंत्रता, ये पुर्र, ये उन्मुक्तता, ये आजादी। तो चीजों की जैसे सही जगह बदल गए हों, जो जहां है उसे वहां नहीं होना चाहिए था। चीजों की अर्थ और मायने बदल गए, उनकी परिभाषाएं बदल गई हों, और उनकी कुव्वत काबिलियत भी बदल गई। देवी प्रसाद मिश्र की यह कविता इस चिंता और चिंतन की ओर भी इशारा करती है। राजा ने आदेश दिया, राजा ने आदेश दिया बोलना बंद, क्योंकि लोग बोलते हैं तो राजा के विरुद्ध बोलते हैं। राजा ने आदेश दिया लिखना बंद, क्योंकि लोग लिखते हैं तो राजा के विरुद्ध लिखते हैं। राजा ने आदेश दिया चलना बंद, क्योंकि लोग चलते हैं तो राजा के विरुद्ध चलते हैं। राजा ने आदेश दिया हंसना बंद,
क्योंकि लोग हंसते हैं तो राजा के विरुद्ध हंसते हैं। राजा ने आदेश दिया होना बंद, क्योंकि लोग होते हैं तो राजा के विरुद्ध होते हैं। इस तरह राजा के आदेशों ने लोगों को उनकी छोटी छोटी क्रियाओं का महत्व बतलाया। हमारा विरोध, हमारा प्रतिरोध, हमारी भाषा, हमारी आंख में आंख नजर मिलाने की कुव्वत, काबिलियत, हमारा साहस, हमारा मुखर होना, हमारा बोलना, लिखना, चलना, हंसना, होना तक, ये छोटी छोटी क्रियाएं, इन सब पर संदिग्ध नजर है राजा की, ताकतवर की मार है। तो एक अदना सा आदमी इतना महत्वपूर्ण हो जाए, इतना जरूरी हो जाए, गैर जरूरी आदमी, एक मामूली आदमी इतना गैर मामूली हो जाए, असाधारण हो जाए, एक साधारण। तो रघुवीर सहाय याद आ जाते हैं कि देवी प्रसाद मिश्र कहते हैं कि वो राजा की आंख का किरकिरी बन गया है। राजा दिन रात उस पर नजर गड़ाए है, राजा की नजरों में है वो, उसका हंसना, बोलना, चलना, होना तक। तो एक मामूली आदमी किस तरह से खटकता है अगर वह प्रतिबद्ध है, वह ईमानदार है, वह अपना प्रतिपक्ष जानता है, वह मुखर होना चाहता है, वह ईमानदार है, खरा है, निर्भीक है, तो राजा की नींद हराम कर सकता है। बेहतरीन कविता थी कवि। अगली कविता है आवारा के दाग चाहिए। दो वक्तों का कम से कम तो भात चाहिए, गात चाहिए जो न कांपे, सत्ता के सम्मुख जो कह दूं, बात चाहिए कि छिप जाने को रात चाहिए। पूरी उम्र लगे कितने ही दाग चाहिए, मात चाहिए बहुत इश्क में फाग चाहिए, राग चाहिए साथ चाहिए, उठा हुआ वह हाथ चाहिए नाथ चाहिए नहीं। उठा हुआ वह हाथ चाहिए नाथ चाहिए नहीं, कि अपना माथ चाहिए झुके नहीं, जो राख चाहिए इच्छाओं की भूख लगी है, साग चाहिए बाग चाहिए सोना है अब। साग चाहिए बाग चाहिए सोना है अब, लाग चाहिए बहुत विफल का भाग चाहिए, आवारा के दाग चाहिए बहुत दिनों तक गूंजेगी जो। आवारा के दाग चाहिए बहुत दिनों तक गूंजेगी जो, आह चाहिए जाकर कहीं लौटकर आती राह चाहिए, इश्क होए तो आग चाहिए, इश्क होए तो आग चाहिए। पाल ले एक रोग नादा जिंदगी के वास्ते, सिर्फ सेहत के सहारे जिंदगी कटती नहीं। देवी प्रसाद मिश्र कहते हैं कि वो दाग ही न हुआ, वो आग ही न हुई, वो आँच ही न रही, तो होना क्या न होना क्या। तो होने के लिए भाग चाहिए, दाग चाहिए, गात चाहिए, भात चाहिए। देखिए आप एक लय बना रहे हैं, एक तुक सप्रयास एक तुक ला रहे हैं, और ये कविता कोई जो अपने रिदम में है दरअसल एक थाप दे रही है, और इस थाप में ओज दे रही है, ऊर्जा से भरपूर कर रही है आपको बेचैन कर रही है सोचने के लिए, आपको रिझा नहीं रही थाप देकर, खिंचा रही है, नाराज कर रही है, आपके भीतर गुस्सा भर रही है कि क्या क्या नहीं है तुम्हारे पास, किन किन चीजों से रीते हो तुम, भर लो अपने भीतर वो आग, वो आँच। और इसीलिए